Assalamu alaikum. Today we are starting lesson number 7 of Sociology 401 and the Economic Anthropology. Comparative study of production, distribution and consumption in different parts of the world. ये आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स में ही सब कुछ है, कंजप्शन भी, प्रोडक्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, इसीलिए इसको नेम भी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का दिया गया है. सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. It is starting from what is economic anthropology. इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है कि किस तरह लोग अपनी जो लैंड है वो शेयर करते हैं. लैंड शेयर क्यों करते हैं? जिनके पास ज़मीन होती हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो अपनी ज़मीन किसी और को दे देते हैं कि तुम इस पे फल वगैरह उगाओ और मेरी ज़मीन तुम इस्तेमाल करो, बाद में फिर जो उसको प्रॉफिट होगा तो उसमें से ज़्यादा तुम मुझे दे देना, ठीक है. तो इसमें किस तरह लोग अपनी लैंड शेयर कर रहे हैं, फिर उसमें किस तरह प्रोडक्शन हो रही है, किस तरह चीज़ों को बनाया जा रहा है, किस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं और फिर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में. नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह कोई भी मुल्क बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो फ़ायदा देखते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होते हैं वो बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि किस तरह लोग अपनी लैंड शेयर कर रहे हैं, कितनी शेयर कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे आगे शेयरिंग कर रहे हैं. वो ज़्यादा इंसानों पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे पे फोकस कर रहे होते हैं. कौन सी चीज़ें एक्सपायर हैं और कौन सी चीज़ों से एक्सपायरी डेट रिमूव करके न्यू डेट ऐड करके आगे सेल किया जा रहा है, कौन सी चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, कौन सी चीज़ें बाहर के मुल्क भेज दी गई हैं. तो ये जितनी भी स्टडी है ना, ये जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है ना वो करते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनिवर्सल्स. कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब इकोनॉमी स्टडी करना स्टार्ट करता है तो वो कुछ चीज़ों पर काम करता है. वही चीज़ें हैं रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज. पहले वो ये देखता है कि ये ज़राए जो हैं कौन कौन से हैं. हाउ लैंड, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड गोल्ड एंड कॉल, ये चीज़ें जो हैं उसको कहाँ से मिल रही हैं, फिर वो उनको कैसे इस्तेमाल में ला रहा है. प्रोडक्शन, फिर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे क्या प्रोडक्ट कर रहा है. जो उसको लैंड मिली है उस पर वो किस तरह की फल और सब्जियां उगा रहा है या वो किस तरह का उस पर काम कर रहा है, जैसे कि शुगर प्रोडक्ट करते हैं. और थर्ड पॉइंट ये है एक्सचेंज, कि वो उसको कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन कौन से मुल्क में वो भेजी जा रही हैं. तो किस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी. तो एक्सचेंज में बेसिकली आप अपनी जो प्रोडक्शन है, जो आपने प्रोडक्ट की हैं चीज़ें, उनको एक्सचेंज करके उसके बदले में या तो आप एक नई चीज़ ले लेते हो या फिर आप उसके बदले में पैसे ले लेते हो. नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामाइनिंग द इशू ऑफ लैंड राइट्स. जो बंजर ज़मीन होगी वहाँ की जो ज़मीन है उस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकती है. जैसे कि अब मदीना की तरफ सोतिया में जो ज़मीन है वो काफ़ी बंजर है, तो वो इलाके ऐसे ही पड़े हुए हैं, उधर कुछ उगाया कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकती. तो फिर जब जो बंजर इलाके होते हैं, जो इस तरह के इलाके होते हैं, इसमें लोगों की लड़ाई हो जाती है, ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम होगी. और जहाँ जो ज़रखेज़ इलाके हैं, जहाँ पानी भी मौजूद है और सरसब्ज़ा है, तो वहाँ ये मसले नहीं होते हैं. लोग जो है वो ज़मीन जितनी मर्ज़ी ले लें, जितनी मर्ज़ी प्रोडक्शन करें और जितना मर्ज़ी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर. इसमें डर्कियम जो हैं ये एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया. ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आ भी जाता होता है. इन्होंने सोसाइटी को 2 टाइप से इंट्रोड्यूस करवाया है. कौन कौन सी हैं वो? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यानी कि कल्चर के बेस पे इन्होंने सॉलिडेरिटी को तकसीम कर दिया है. मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बेसिकली होता है कि एक फील्ड में बहुत काम कर लेना, लाइक मल्टी टैलेंटेड होना. एक लड़की जो है वो पढ़ा भी सकती है और घर के भी सारे काम कर लेती है, फिर बाहर से सामान वगैरह भी ले आती है, मर्दों वाले काम भी कर सकती है. तो ये होता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की अगर एग्जांपल देखें वो क्या है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ में वो माहिर है. जैसे एक औरत जॉब कर रही है तो वो कहती है बस मैं जॉब ही करूँगी, घरों के लिए आप नौकरानियाँ रखो, जैसे मर्जी घर के काम करो, मुझे वो नहीं आते हैं. तो जो
اونلی یونیک تھنگ جس میں ہم کر سکتے ہیں وہ آرگینک سولیڈیٹری ہے، اور میکینیکل سولیڈیٹری میں ہم ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. لائک اینتھروپولوجی کے آگے کتنی ٹائپس ہیں، کلچرل اینتھروپولوجی ہے، اکنامک اینتھروپولوجی ہے، تو یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ میکینیکل سولیڈیٹری کی. لیکن آرگینک سولیڈیٹی جو جسٹ ایک سبجیکٹ ہے، اس کے آگے ٹائپس نہیں ہیں، جیسے سوشیولوجی، اس کی ہم نے آگے کوئی ٹائپس نہیں پڑھی ہیں، تو یہ آرگینک سولیڈیٹری کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے. سو بیسکلی آپ میکینیکل سولیڈیٹری میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، آپ اپنے سارے کام خود ہی پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن آرگینک سولیڈیٹری میں آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جینڈر رولز اینڈ ایج اسپیشلائزیشن. اس میں جینڈر رولز کا تعاون ہے کہ میل اور فیمیل جو ہے کئی علاقوں میں جو ہے وہ میل باہر کا کام کرتے ہیں، عورتیں صرف گھر کا کام کرتی ہیں. لیکن کہیں کیا ہوگا کہ عورتیں بھی باہر کا کام کر رہی ہوں گی. ہر جو ہے نا جینڈر رولز ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. عورت چاہے تو وہ گھر کا کام کر بھی سکتی ہے، اور وہ چاہے تو وہ نہیں کرے گی، وہ صرف باہر کا کرے گی، یا وہ باہر اور گھر کا دونوں کا کر لے گی. اور کچھ کلچرز الاؤ کرتے ہیں، کچھ کلچرز نہیں الاؤ کرتے، کچھ لڑکیوں کو پڑھنا الاؤ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ایج اسپیشلائزیشن کہ بچوں نے یہ کام کرنا ہے، بڑوں نے یہ کام کرنا ہے، اور ان کا یہ کام ہے. جیسے اب دادا نانی کا کیا کام ہوتا ہے، اپنے گھر رہ کے بچے سنبھالنے ہیں، بھئی ہم لوگ باہر جاب کر کے کما کے رہیں گے. اور کہیں چائلڈ لیبر کا آ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے. نیکسٹ لاسٹ ٹاپک ہے از نیپوٹزم آلویز بیڈ؟ اوبیسلی یہ ایک بری چیز ہے. نیپوٹزم ہوتا ہے فیوریزم، کسی کی فیور کرنا، لائک سفارش کرنا. انہوں نے نیپوٹزم کو آگے 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے پارٹیکولرزم اور سیکنڈ ہے یونیورسلسٹک. اور سو بیسکلی پارٹیکولرزم میں ہوتا ہے فیملی اینڈ کنشپ ٹائز. آپس میں یہ اس طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے کو جب جج کرتے ہو تو آپ دیکھ کے ہی کر لیتے ہو کہ یہ کون سی فیملی سے بلانگ کر رہا ہے. جیسے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس اسکول سے پڑھا ہے تو اس کی تو کوالیفیکیشن اتنی ہائی نہیں ہوگی، ہم اس کو ایسے ہی جج کر لیتے ہیں اس کی. یا ہم اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، یہ غریب ہے تو اس کا تو پہننے کا طریقہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو بیسکلی ہمیں یونیورسلسٹک ٹرمز جو ہیں یوز کرنی چاہیے. یونیورسلسٹک ٹرمز کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں آپ انٹرویوز کرتے ہو، آپ ایگزامز وغیرہ لیتے ہو، پھر وہ بچہ جب پاس ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی ایبل ہے.